प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके इतिहास के दूसरे पेपर का इकाई प्रथम का जो पहला टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके 2 पेपर और प्रत्येक पेपर में 5 इकाइयाँ, वह चाहे इतिहास की बात हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, उर्दू हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र, कोई भी आपका जो विषय है उसमें एक पेपर में 5 इकाइयाँ। और आज हम पहली इकाई का जो पहला टॉपिक है पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण, वो उस पर हम बात करेंगे। पुनर्जागरण जिसको रेनेसां भी कहा जाता है, वहाँ की जो यूरोप के जो लोग हैं इसको रेनेसां के नाम से भी पुकारते हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, यूरोप की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में यूरोप के एक छोटे से देश जिसका नाम यूनान ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और एक सुविकसित संस्कृति को जन्म दिया। उस समय यूनानी सभ्यता, यूनानी संस्कृति, यूनानी कला, यूनानी साहित्य, यूनानी विचारक जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पूरा जो दुनिया है इनके ज्ञान के आलोक से रोमांचित था। और आज भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, चर्चा की जाती है सुकरात पर, जिन्होंने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है। आज भी इसका उल्लेख किया जाता है। यूनान के राजनीतिक पतन के बाद इटली भी यूरोप का एक छोटा सा देश, जहाँ की सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी की जो माँ हैं, वो इटली की रहने वाली हैं। तो जब यूनान का पतन हो गया, वहाँ से सभ्यता, संस्कृति, ये सब जब लुप्त हो गई, तो इटली के जो रोमन्स, उन्होंने एक विशाल रोमन साम्राज्य का निर्माण किया जिसको रोमन सभ्यता कहा जाता है। रोमनों ने, जो इटली के रोमन्स हैं, उन्होंने यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति के अनेक तत्वों को आत्मसात करके अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाया और इस समृद्ध संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। ठीक है, रोमन ने क्या किया, यूनानी सभ्यता और संस्कृति की जो अच्छी बातें थी उन सबको ग्रहण कर लिया। वो ग्रहण करने के बाद उनको और अधिक समृद्ध बनाया, उस ज्ञान में विस्तार किया, और ये जो विस्तृत उनका ज्ञान था, परिष्कृत जो उनका ज्ञान था, उनकी संस्कृति थी, उसको दूर दूर तक फैलाया। परंतु 4वीं-5वीं सदी में विशाल रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया और यूरोप में अनेक छोटे बड़े सामंतवादी राज्यों का उदय हुआ, जो दीर्घकाल तक आपसी संघर्षों में उलझे रहे। एक सुदृढ़
केंद्रीय सत्ता के अभाव में संपूर्ण यूरोप गहन अंधकार में डूब गया और सदियों 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, देखिए कितना बड़ा काल है, करीब 8 साल 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, 8-9 साल का, 8-9 शताब्दियों, 800-900 वर्ष, ये जो एक बड़ा काल है, इसमें यूरोपवासी अंधकार में डूबे रहे और इस अंधकार से जब बाहर निकले, उसी को पुनः जागना, यानी कि पहले ऐसा नहीं है कि शुरू से ही सुप्त अवस्था में थे, पहले कभी जागृत अवस्था में थे, बीच में लगभग 1000 साल सो गए, उसके बाद पुनः उठे हैं। तो इस जो इनका जो पुनः जो उत्थान हुआ, उसको पुनर्जागरण कहा गया। अब ये जो यूरोप में स्थिति बनी, इतना समृद्ध यूरोप, यूनान और रोमन की जो सभ्यता और संस्कृति है, अपने आप में यूनिक, अपने आप में बेस्ट, वो समाप्त हो गई। और धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि यूरोप अगले 1000 साल के लिए अंधकार में चला गया। उस समय आप यदि भारत के इतिहास को जानते हैं, तो उस समय भारत में स्वर्ण युग चल रहा था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, उसके बाद हर्षवर्धन और उसके बाद राजपूत काल, ये भारत की जो सभ्यता और संस्कृति उस समय अपने पीक पर, अपने शवाब पर थी। उस समय यूरोप बिल्कुल अंधकार में था। आखिर क्या कारण रहे? कारणों की जब हम चर्चा करते हैं, तो पहला कारण हमें मिलता है वो सामंतवाद है। सामंतों ने पढ़ने लिखने में विशेष रुचि नहीं ली और पढ़ाई लिखाई का जो प्रसार है वो होने नहीं दिया, और उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। परिणाम यह निकला कि शिक्षा अवरुद्ध हो गई और स्कूल्स बंद हो गए, शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई, अपने आप धीरे धीरे हो गई। लोगों का स्कूलों से मोह चला गया, क्योंकि उनकी बौद्धिक स्थिति ऐसी हो गई कि स्कूल का कोई महत्व उनके मस्तिष्क में, उनके जीवन में रहा नहीं। शिक्षा के अभाव में बौद्धिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया और धीरे धीरे लोग प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान विज्ञान को भूल बैठे। ये कोई साल 2 साल का काम नहीं, ये कोई 10-20 साल का काम नहीं, इसमें अनेक शताब्दियां लगी और उन शताब्दियों में लोग अपने प्राचीन वैभव, अपनी गोल्डन सिविलाइजेशन, अपना गोल्डन कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ भूल गए। उनके मस्तिष्क में कहीं रहा ही नहीं कि कभी हमारे पूर्वज इतने एडवांस थे, वो नहीं रहा। सामंत वर्ग परिवर्तनों का भी विरोधी था। ये सामंत वर्ग जो परिवर्तनों का विरोधी है, शिक्षा का विरोधी है, ये दुनिया में कहीं भी जाएं, चाहे वो भारत के सामंत हों, चाहे वो यूरोप के सामंत हों, चाहे वो चीन के सामंत हों, उनका एक जो कॉमन जो करैक्टर है वो है समाज को अंधकार में रखना, ताकि लोग वो जैसा चाहते हैं वैसा करते रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाएं, अपने अधिकार न मांगने लगें। वो अधिकार मांगेंगे तो सामंतों की सत्ता चली जाएगी। ये दुनिया भर के सामंतों का लक्षण रहा है। और सामंत वर्ग परिवर्तनों के विरोधी थे,
क्योंकि परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें अपनी सत्ता के निर्बल हो जाने की आशंका बनी रहती थी। दूसरा कारण है पादरी वर्ग। चर्च जो संस्था है, अध्ययन और अध्यापन का थोड़ा बहुत काम पादरी वर्ग के पास तक सीमित था। पादरी वर्ग ने ग्रंथों के स्वतंत्र चिंतन एवं बौद्धिक व्याख्या पर प्रतिबंध लगा दिया। जब यूनान की सभ्यता और रोमन सभ्यता जब अपने शवाब पर हैं तो लोग उन पर डिस्कस करते हैं, धार्मिक ग्रंथों पर तर्क वितर्क होता है, बौद्धिक चिंतन होता है, लेकिन पादरियों ने ये काम इसको बिल्कुल बंद कर दिया, स्टॉप, प्रतिबंध। और इन ग्रंथों की जो विवेचना का कार्य है वो केवल अपने दायरे में सीमित कर लिया, केवल पादरी वर्ग के पास में। और फिर शताब्दियों में ये स्थिति बनी कि लोगों ने न पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया, और जो धर्म में क्या है, ग्रंथ में क्या है, बाइबल में क्या है, जो पादरी ने कह दिया वह सत्य माना गया। जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा था उसी को एकमात्र सत्य माना जाने लगा। अब लिखा क्या था और पादरी उसका क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है ये लोगों को नहीं पता था। उनके लिए जो पादरी कह रहा है वो धर्म, उसका रेफरेंस धार्मिक पुस्तक है और वो सत्य है, वो ब्रह्म वाक्य है। वो अब उस सत्य के विपरीत यदि कोई विचार रखता है तो पादरी उसको नास्तिक और धर्मद्रोही करार दे देते और फिर उसको कठोर सजा यातना दी जाती। तो यदि किसी के जहन में कोई तर्क आता भी है तो सजा के डर से वो मौन रहता था। लोगों पर धर्म तथा धर्माधिकारियों का इतना गहरा प्रभाव और आतंक जम चुका था कि सामान्य व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार की चुनौती देने का साहस ही नहीं कर सकते थे। तीसरा कारण जो अध्ययन में सामने आता है वो है मैनर व्यवस्था या मैनर प्रणाली, जिसको हम हमारी अपनी लैंग्वेज में जागीर प्रथा कह सकते हैं। जागीरदार, जागीरी, जागीर प्रथा। मैनर व्यवस्था के कारण गांव में बसने वाले किसानों और मजदूरों के लिए आजीविका के निमित्त दूसरे स्थान पर आजीविका के लिए जाना और गांव छोड़ना, इस पर बैन था, रोक थी, प्रतिबंध था। इसके लिए सामंत की स्वीकृति लेना आवश्यक था और सामंत लोग सरलता से स्वीकृति नहीं देते थे, क्योंकि सामंतों को भय रहता था कि यदि उनकी जागीरी क्षेत्र के लोग, उनके गांव के लोग कहीं शहर में चले गए, शहर में जाकर के कहीं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया, कहीं उनको वास्तविकताओं का एहसास हो गया, तो फिर वे यहाँ आकर के दूसरे किसानों और मज़दूरों को वो वही बात बताएंगे। और जब यहाँ के किसान और मज़दूर इस प्रकार की बातें सुनेंगे तो वो बगावत कर सकते हैं और जागीरदार की सत्ता को खतरा हो सकता है। तो जागीरदार जो यानी कि जो सामंत हैं, वहाँ के जो भी लैंड होल्डर्स हैं, वो गांव छोड़ने की इजाज़त नहीं देते थे। तो अभी तक हमने 3 कारण किए हैं। सामंतवाद, पादरी का क्या रोल था, जागीर प्रथा यानी जागीरदारों का। चौथा है गिल्ड। गिल्ड का मतलब है व्यावसायिक श्रेणियां, प्रोफेशनल्स जो ग्रुप्स हैं वो
वहाँ पे यूरोप में उस समय अस्तित्व में थे, वो गिल्ड कहलाते थे। बड़े शहरों में काम करने वाले जो मजदूर थे वो गिल्ड के जो मालिक हैं, उन संस्थाओं के जो मालिक हैं, गिल्ड जो व्यावसायिक श्रेणी हैं, उनकी दया पर निर्भर करते थे। और कोई मजदूर चाहे कितना ही ट्रेंड हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, विशेषज्ञता प्राप्त कर ले, दक्षता प्राप्त कर ले, अपने कार्य का कितना ही बड़ा इंजीनियर वो हो जाए, लेकिन इतनी दक्षता प्राप्त करने के उपरांत भी गिल्ड की अनुमति के बिना, मतलब गिल्ड उनका एक प्रकार से यूनियन हो गया, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं या एक व्यवसाय के जो लोग हैं, जैसे कोई सोने का व्यवसाय करने वालों का एक गिल्ड है, एक गिल्ड जो है वो अनाज व्यवसायियों का एक गिल्ड है, जानवर व्यवसायियों का एक अलग गिल्ड है। तो ये जो गिल्ड थे ये नए व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय या कारोबार करने की अनुमति नहीं देते थे। तो जो अच्छे अच्छे प्रतिभावान जो लोग थे उनको अवसर नहीं थे, और अवसर नहीं थे तो वे अपना नया कार्य नहीं कर पाते थे, और एक मजदूर की तरह मजदूरी करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्ययुगीन यूरोप में व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं था। देखिए विद्यार्थियों, मध्ययुगीन यूरोप, जो यूरोप 5वीं सदी से और 14वीं सदी का है, वो मध्ययुगीन यूरोप है। और 15वीं सदी का जो यूरोप है और उसके बाद का वो आधुनिक यूरोप है। और चौथी शताब्दी से पहले का जो यूरोप है वो प्राचीन यूरोप है। जबकि भारत में यदि हम इतिहास को कालों में विभक्त करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से लेके 1200 ईस्वी तक तो प्राचीन काल का इतिहास है। 1200 से लेके अंग्रेज़ों का जो आगमन है, 1700 हम इसको 57 मान लें, जब वो राजनीतिक हैसियतियाँ प्राप्त कर लेते हैं, वो उसको हम मध्यकाल कहते हैं। और 1757 के बाद आधुनिक काल कहते हैं। लेकिन यूरोप में जो काल विभाजन है वो अलग प्रकार का है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ यूरोप के काल विभाजन को। यूरोप का जो काल विभाजन प्राचीन काल से चौथी शताब्दी तक प्राचीन काल, वेरी अर्ली टाइम से चौथी शताब्दी तक प्राचीन काल, 5वीं शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक वो मध्यकाल, और 15वीं शताब्दी से लेके उसके बाद का जो काल है वो आधुनिक काल यूरोप में कहलाता था। तो यूरोप में व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व दब गया था और उसे स्वतंत्र रूप से बौद्धिक चिंतन, आविष्कार इनके करने के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। परिणाम स्वरूप यूरोप की बौद्धिक और जो वैज्ञानिक प्रगति है, बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को ऐसा कहें कि लकवा मार गया, पैरालाइज्ड, पूरी तरह कोलैप्स जो है वो हो गई। उस युग में मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व था ही नहीं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में चर्च की प्रधानता, चर्च की प्रभुसत्ता मनुष्य को जकड़े हुए थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी चेतना बिल्कुल सुप्त प्राय थी। और ऐसी स्थिति में यूरोप पहुंच चुका था चौथी शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक। लेकिन बाद में स्थितियों में परिवर्तन आया। मध्य युग के
अंतिम दशकों में यूरोप की उपर्युक्त स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। लोग मैनर से, यानी जागीर, अपने गांव, यूँ कह लीजिए अपने गांव से, लोग मैनर से अपना संबंध तोड़कर कृषि फार्मों पर स्वतंत्र रूप से मजदूरी करने लगे। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब जो किसान हैं, मजदूर है, वो अब अपना गांव छोड़ करके बाहर जाने लगे और कोई भी काम करने लगे। जहाँ भी उनको काम मिला, चाहे वो कारखाना था, चाहे वो किसी व्यापारी का प्रतिष्ठान था, चाहे वो कोई डेयरी फार्म था, जहाँ भी काम मिला वहाँ वो काम करने लगे। और इतना ही नहीं, अपने जो कस्बे गांव है या दूसरे कस्बे गांव हैं, वहाँ पर अपने व्यवसाय, अपने प्रतिष्ठान भी खोलने लगे। वो प्रतिष्ठान छोटा भी हो सकता है, लघु, एक माइनर, एक छोटा काम भी हो सकता है, बड़ा काम भी हो सकता है, लेकिन लोग अपना नया काम प्रारंभ करने लगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात थी पिछले 1000 सालों में। लोग अपना गांव छोड़ने लगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी पिछले 1000 सालों में। और इसके साथ ही अब लोग पीढ़ियों से निर्विरोध चले आ रहे विचारों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। एक समय था जो पादरी ने कह दिया वो उन्होंने मान लिया। पादरी ने कह दिया किसी व्यक्ति को कि आप पर ईश्वर का प्रकोप है, आपको इस प्रकोप को दूर करने के लिए यह निदान करना पड़ेगा और उस निदान के अंदर इतना व्यय होगा, वो व्यक्ति को मानना था। वहाँ कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं। और एक बच्चा जन्म लेता है, वहाँ से लेकर और जब मृत्यु होती है, कितने संस्कार, और उन सब संस्कारों में पादरी को धन देने का रिवाज, और पादरी ने जो कहा उसको ईश्वर वाक्य मानने की जो असंदिग्ध परंपरा चली आ रही थी, अब वो परंपरा समाप्त हो गई। अब उस पर संदेह हुआ। चर्च तथा धर्मशास्त्रों की बातों पर अब यकीन तर्क के साथ में, अब परख के साथ में बात होने लगी। ऐसी स्थिति में यूनानी और लैटिन भाषाओं, यूनानी, चर्च और पादरी पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग ही गया, और मातृभाषा का विकास हुआ। यूनानी और लैटिन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से वास्तविक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया गया और मातृभाषाओं का विकास हुआ। मातृभाषाओं के माध्यम से वो जो ज्ञान जो उन ग्रंथों में था, उस ज्ञान का प्रसार किया जाने लगा। ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले समय में इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया हो। शार्लमेन के युग में फ्रांस तथा जर्मनी में बौद्धिक चेतना का अंकुरण हुआ था। फ्रांस में भी और जर्मनी, खासकर पश्चिमी जर्मनी में बौद्धिक चेतना का अंकुरण हुआ, सूत्रपात हुआ, जिससे यूनानी तथा रोमन सभ्यता के जो तत्व हैं वो निहित थे, वो पुनः उनको प्रस्फुटित करने का कार्य हुआ था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में अल्विजेंशियन आंदोलन हुआ। वह आत्मनिर्भर, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक विचारों से युक्त था, परंतु चर्च ने उसे क्रूरता के साथ में दबा दिया था। समय समय पर पिछले 300-400 साल से, खासकर 200-300 साल से लोग प्रयास कर रहे थे, पुनर्जागरण से पहले भी, 2-3 शताब्दियां पहले, लेकिन चर्च और सामंत
उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे और ऐसे किसी भी विचार को उन्होंने सख्ती के साथ में दबा दिया और उसको मिटा दिया। फ्रांस में सम्राट हुआ एक जिसका नाम फ्रेडरिक द्वितीय, स्क्रीन सामने स्लाइड पर है, फ्रेडरिक द्वितीय, जिसका समय था 1212 से 1250, यानी कि 13वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है। उसके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना करके धार्मिक संकीर्णता के विरोध में प्राच्य ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद किया गया। उसके समय में यह एक प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास था। इसीलिए तो बाद में 15वीं शताब्दी का जो पूर्व है और 14वीं शताब्दी में जो इसके जो है हमें असर दिखाई देने लगे। लेकिन उपयुक्त प्रयास अधिक नहीं चल पाए। इसके विपरीत 14वीं सदी की चेतना ने, ये जो फ्रेडरिक द्वितीय के समय जो ग्रंथों का अनुवाद और अध्ययन वो अधिक समय नहीं चल पाया, लेकिन 14वीं सदी के अंदर 14वीं सदी की चेतना ने यूरोप वासियों के जीवन एवं उनके विचारों में महान परिवर्तन ला दिया। एक जो जिसको कहते हैं ना क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। अब मनुष्य ने अपने आप को और अपनी उपलब्धियों को पहचानना शुरू किया। अब वह परलोक के स्थान पर इस लोक में रुचि लेने लगा। इहलोक में, एक तो परलोक यानी जो ऊपर है, जो मृत्यु के बाद है, और एक इहलोक यानी जिस लोक में हम रह रहे हैं, जिस धरती पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। अब धार्मिक समस्याओं के स्थान पर सांसारिक समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा और उनके निराकरण के प्रयास होने लगे। मनुष्य जीवन को सरल बनाने का काम होने लगा और इस धरती पर स्वर्ग बनाने की व्यक्ति सोचने लगा। अपने घर को स्वर्ग बनाना, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना और इस संसार को स्वर्ग बनाना, इस पूरी धरती को स्वर्ग बनाना, इस प्रकार के विचार जो है वह मनुष्य करने लगा। और यह जो दृष्टिकोण का परिवर्तन आया, यह परिवर्तन ही पुनर्जागरण कहलाता था। अब पुनर्जागरण की और जो पुनर्जागरण का अर्थ है, विद्वानों ने उसकी जो परिभाषाएं दी हैं, पुनर्जागरण की विशेषताएं, वे हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।